Hello everyone, myself Ram Prasad, Assistant Professor of Economics, SKU छतरपुर मध्य प्रदेश। SKU डिजिटल क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय है राष्ट्रीय आय की अवधारणा। देश की इनकम जो होती है, संपूर्ण इनकम का अध्ययन, उसके बारे में जानकारी आज प्राप्त करेंगे। यह है BA थर्ड सेम के लिए ये PPT जो है क्लास मैंने तैयार किया है। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करेंगे। राष्ट्रीय आय का अर्थ, राष्ट्रीय आय की परिभाषा, विशेषताएं और राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, कौन कौन से विचार राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किए जाते हैं, और राष्ट्रीय आय मापन की विधियां तथा राष्ट्रीय आय के महत्व पर विचार करेंगे। देखते हैं आगे। जैसा कि यह भारत का मैप दिखाई पड़ रहा है, इसमें आय के बारे में जानकारी दी जा रही है। ये जो डार्क ब्लैक कलर है, यह 20,000 से अधिक, 2 लाख से अधिक आय को दर्शाता है, और क्रमशः धीरे धीरे जो कलर धीमे हो रहे हैं उनमें क्रमशः कम आय को प्रदर्शित करता है। तो इस आय के बारे में जानकारी, संपूर्ण जानकारी आज प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय आय, यह जैसा कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्रीय धन आय। राष्ट्रीय शब्द का तात्पर्य है देश की, और आय शब्द का अर्थ है इनकम या आमदनी। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय 2 शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र प्लस आय। राष्ट्र का मतलब होता है देश, और इनकम मतलब आमदनी। तो राष्ट्रीय आय का तात्पर्य हुआ देश की इनकम, देश की आमदनी। राष्ट्रीय आय वह होती है जो एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत किसी देश के निवासियों द्वारा कमाई गई संपत्ति होती है, जो उस देश के विकास में काम आती है। राष्ट्रीय आय किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय दिनों दिन बढ़ रही होती है तो उसका विकास बहुत तीव्र गति से होता है। अब देखेंगे परिभाषाएं। राष्ट्रीय आय से आशय किसी देश में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। 4 प्रकार की परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं। पहली परिभाषा मार्शल की परिभाषा है, जिसमें श्रम और पूंजी के उनके प्राकृतिक संसाधनों के क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं तथा समस्त प्रकार की सेवाओं को सम्मिलित करते हुए निश्चित और विशुद्ध वास्तविक आय को राष्ट्रीय आय माना गया। तथा दूसरी परिभाषा प्रोफेसर पीगू के अनुसार, जो राष्ट्रीय लाभांश भौतिक और अभौतिक वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं। भौतिक अभौतिक वस्तुएं से तात्पर्य प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं जिनसे प्राप्त आय के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। तीसरी परिभाषा जो है वो फिशर की है, जिसमें राष्ट्रीय लाभांश में अंतिम उपभोक्ता वस्तु की बात की गई है। यहाँ पर वह वस्तु जिसमें उपभोक्ता अपने लिए उपयोग करता है, कंज्यूम करता है, उसके मौद्रिक मूल्य को ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय किसी देश की वह आय होती है जो संपूर्ण देश के निवासियों द्वारा कमाई गई आय होती है। इसकी परिभाषाओं, विशेषताओं पर विचार करते हैं। संपूर्ण देश की आय जो है वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। किसी क्षेत्र विशेष के निवासियों द्वारा संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में जो रह रहे लोग होते हैं, उस संपूर्ण आय को राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। दूसरी विशेषता है निश्चित भौगोलिक सीमा। जो राष्ट्रीय आय होती है वो एक निश्चित जो भौगोलिक सीमा होती है, उन सीमाओं के अंदर उनमें समुद्री सेवाएं भी सम्मिलित करी जाती हैं। जैसे मछुआरे यदि समुद्र में मछलियां पकड़ते हैं तो उससे प्राप्त आय को भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। मुद्रा के रूप में गणना, तीसरी जो विशेषता है मुद्रा के रूप में गणना। इसका तात्पर्य है वही सेवाएं और वही वस्तुएं जिनका मौद्रिक मूल्य आंका जा सकता है, उन्हीं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्तियों से ही अपने लिए सेवाएं खरीद लेता है या वस्तुएं खरीद लेता है तो उसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, राष्ट्रीय आय में दोनों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वह वस्तुएं हों अथवा सेवाएं हों। सेवाओं का मतलब जैसे नौकरी पेशा है या दूसरी अन्य सेवाएं हैं, नर्स की सेवा है, ये सारी सेवाएं जिनको मौद्रिक मूल्य में आंका जाता है। नर्स को उस सेवा के बदले में हम पैसे देते हैं तो इसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा। छठवीं विशेषता है अंतिम वस्तुओं का मूल्य। अंतिम वस्तु से तात्पर्य है
वह वस्तु जो उत्पादित की जाती है किसी माध्यम से दूसरे, तीसरे, चौथे व्यक्ति तक पहुंचती रहती है। तो यदि पहले व्यक्ति के पास पहुंची फिर दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र होती है तो फिर उसको राष्ट्रीय आय में, यदि वह पैसे पे करता है तो उसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यदि वह वस्तु अपने उपभोग में सम्मिलित कर लेता है तभी उसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा। 7वीं विशेषता है उत्पादन एवं ह्रास को घटाना। उत्पादन जो व्यय होता है और जो ह्रास होता है, चीज़ों मशीनें जो है चलती रहती हैं, उत्पादन कार्य करती रहती हैं, जिसके कारण में ह्रास होता है, उनमें पैसे की लागत आती है, उस लागत को उस शुद्ध मूल्य में से घटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, तभी उस मूल्य को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। 8वीं विशेषता है देश के निवासियों से संबद्ध। राष्ट्रीय आय जो होती है वो संपूर्ण देशवासियों से संबंधित है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें लोगों की राष्ट्रीय भावना डेवलप होती है, विकसित होती है कि वह आय जो है वो संपूर्ण देशवासियों की आय है। जैसे यदि प्रति व्यक्ति आय निकालना हो तो उसके लिए राष्ट्रीय आय में से लोगों की संख्या यानी कुल जो जनसंख्या है उसका भाग करते हैं, जिससे प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। तो इस तरह से संपूर्ण देश के निवासियों से संबंधित ये राष्ट्रीय आय होती है। और 9वीं जो विशेषता है वो देश के विकास का सूचक, अर्थात राष्ट्रीय आय जो होती है वो देश के विकास में का प्रतीक होती है। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है तो हम ऐसे ही कह सकते हैं कि वह देश बहुत अधिक संपन्न होगा। 10वां पॉइंट है पूर्णतः शुद्ध आय। राष्ट्रीय आय जो होती है वो पूरी तरह से शुद्ध जो आय होती है वह होती है। जैसे उसमें वस्तुओं के उत्पादन में जो व्यय हो रहा होता है, सेवाओं के को करने में जो व्यक्ति उपयोग अपने लिए करता है, उसमें जो व्यय होता है उसको घटाने के बाद यह आय निकाली जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय पूर्णतः शुद्ध होती है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं अथवा राष्ट्रीय आय में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। पहला जो है वो सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी, इसको राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको जो है राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इनके बारे में विस्तृत विचार आगे करेंगे। नेक्स्ट थर्ड है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, जिसको राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। चौथा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। प्रति व्यक्ति आय यानी व्यक्ति विशेष की आय को भी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। निजी आय, पर्सनल इनकम, जो व्यक्ति अपनी मान लेता है लेकिन वास्तव में अंततः वो सरकारी या राष्ट्रीय आय होती है। 7वां है प्रयोज्य आय। प्रयोज्य मतलब जिसको हम उपभोग के लिए उपयोग कर सकता है एक व्यक्ति विशेष, उसको प्रयोज्य आय कहा जाता है। इनके बारे में विस्तृत विचार करें। पहला सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यह वह आय होती है जो किसी देश में भौगोलिक सीमाओं के अंदर लोगों के द्वारा कमाई गई होती है। इसमें विदेशों से प्राप्त आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। जैसा कि इसमें घरेलू उत्पाद, घरेलू शब्द शामिल किया है। घरेलू का तात्पर्य है कि एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर रह रहे लोगों के द्वारा देश के अंदर ही जो कमाई जाती है उसको घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसको इस तरह से निकालते हैं जीडीपी इक्वल टू जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, उसमें एनडीपी प्लस एफआई, इनको प्लस करके और सकल घरेलू उत्पाद निकाला जाता है। दूसरा है शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट शब्द का अर्थ है शुद्ध। इसमें मूल्य ह्रास और लागत को घटा दिया जाता है। जैसे किसी वस्तु विशेष को उत्पादित करने में जो व्यय आता है उस व्यय को उसमें से, या जो टैक्स लगता है उसको उसमें से निकाल दिया जाता है, तभी हम ये सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं। इसमें मूल्य ह्रास तथा टैक्स, कर इत्यादि को हटा दिया जाता है। तीसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय शब्द का तात्पर्य है उस राष्ट्र के निवासियों द्वारा, देश में जितने निवासी रह रहे हैं उन सभी निवासियों के द्वारा कमाई गई जो आय है उसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जैसे कोई भारतीय विदेशों में रहकर कोई संपत्ति कमाता है, अर्जित करता है, नौकरी इत्यादि करके वेतन इत्यादि प्राप्त करता है, तो उसको इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी में सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन या नेट नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास, सकल जो राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें मूल्य ह्रास
अर्थात वस्तुएं जो बनाई जाती हैं उससे मशीनों की जो घिसावट होती है, उसमें जो व्यय होता है, उस उत्पादन व्यय को उसमें से घटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। इसके बाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसका फार्मूला है NNP, अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू GNP इक्वल टू डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब है घिसावट व्यय, जो वस्तुओं को बनाने में व्यय होता है। कर्मचारियों के लिए जो उसमें लगे होते हैं उनको व्यय करते हैं, उनको वेतन के रूप में हम जो प्रदान करते हैं, देते हैं, उसको उसमें से माइनस कर दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटल इनकम मतलब पूरी राष्ट्रीय आय जो संपूर्ण देश की आय होती है, उसमें से देश की निवासी जो जनसंख्या होती है उसका भाग करने पर या उससे जो डिवाइड करने पर जो हमारे पास आता है उसको हम प्रति व्यक्ति आय कह सकते हैं। इसका फार्मूला कुछ इस प्रकार से है PCI इक्वल टू NINTP। प्रति व्यक्ति आय कुल आय या कुल जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। कुल जो राष्ट्रीय आय है उसमें से कुल जनसंख्या का भाग देने पर यह प्राप्त की जाती है। निजी आय या पर्सनल इनकम, व्यक्तियों द्वारा एक वर्ष में या परिवारों के द्वारा एक वर्ष में जो आय कमाई जाती है उसको निजी आय या पर्सनल इनकम कहा जाता है। व्यक्ति उसको अपने उपभोग में या अपनी तरह से उसको व्यय कर सकता है, लेकिन इसमें से जो सरकार द्वारा सरकार के लिए दिया जाने वाला टैक्स है उसको माइनस नहीं किया गया है। जब इसमें टैक्स को साथ में लेते हुए सम्मिलित किया जाता है तो उसे निजी या पर्सनल आय कहा जाता है। यानी टैक्स देना व्यक्ति का नैतिक दायित्व होता है। इसका तात्पर्य क्या है कि यह टैक्स अदा करना, सरकार के लिए कुछ धन अपनी आय में से देना, यह व्यक्ति का नैतिक दायित्व होता है। सातवां प्रयोज्य आय। व्यक्ति को प्रयोग होने वाली जो आय है वो संपूर्ण प्रयोज्य आय नहीं होती, अर्थात उसको वह संपूर्ण उपभोग नहीं कर सकता है। उसमें से उसको कुछ टैक्स के रूप में प्रदान करना पड़ता है तथा कुछ अन्य लोगों को देना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय आय की मापन विधियां। राष्ट्रीय आय को निकाला कैसे जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसके लिए ये 5 प्रकार की विधियां प्रकाश में आती हैं। पहली विधि है उत्पादन संगणना विधि। इसके अंतर्गत संपूर्ण समग्र देश में देशवासियों द्वारा उत्पादित की गई जो वस्तुएं हैं, उत्पादित किया जाने वाला जो माल है, उस माल का जो मौद्रिक मूल्य है वह निकाला जाता है। उसी मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। व्यय संगणना विधि। व्यय का तात्पर्य है खर्च। एक देश के निवासियों द्वारा जो धनराशि व्यय की जाती है, जो रुपया व्यय किया जाता है, उस व्यय को और से जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तीसरी है आय संगणना विधि। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की इनकम आय मालूम करते हैं, उस आय को प्लस करने के बाद, जोड़ने के बाद सारे देश के निवासियों की आय को और आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। उन आंकड़ों को योग करने के पश्चात राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और सामाजिक लेखा विधि, यह एक प्रकार का लेखांकन या अकाउंट होता है जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए तैयार करता है। उस लेखे के माध्यम से सरकार राष्ट्रीय आय की गणना करती है। इसको सामाजिक लेखा विधि कहा जाता है। अन्य विधियां, राष्ट्रीय आय को गणना करने की अन्य विधियां भी होती हैं। जैसे कुछ लोग घर घर जाकर सर्वे के द्वारा और लोगों की संख्या परिवार में जो है उसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की आय, परिवारों की आय निकालते हैं और उसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। पहला तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन करने से उसकी प्रगति, किसी देश विशेष की प्रगति की सूचना मिलती है। कोई देश कितना विकसित होगा, कितना डेवलप होगा, उसकी जानकारी उस देश की राष्ट्रीय आय या GDP के द्वारा प्राप्त होती है। सेकंड है भावी विकास में मदद। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय के बारे में हमें जानकारी हो जाती है तो हम उस देश के विकास के बारे में जान लेते हैं या भावी योजनाओं के बारे में प्लानिंग करने के लिए उससे हेल्प मिलती है। राष्ट्रीय आय की जानकारी के द्वारा प्लानिंग बनाने में, पंचवर्षीय योजनाओं में मदद मिलती है। आर्थिक नीति निर्धारण में मदद। सरकार अपनी आर्थिक नीति का निर्धारण, व्यापार नीति का निर्धारण इसी आधार पर करती है कि राष्ट्रीय आय किस प्रकार से है। यदि देश की राष्ट्रीय आय अच्छी है तो उसकी नीतियाँ क्रमशः उदार होती हैं
और यदि राष्ट्रीय आय नहीं है तो उसको मदद की ज़रूरत अर्थात प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो वह उस प्रकार से राष्ट्रीय आय के आधार पर नीति का निर्धारण करती है। चौथा है आर्थिक कल्याण में वृद्धि। यदि राष्ट्रीय आय अच्छी होती है तो उस देश के निवासियों का आर्थिक कल्याण भी अच्छा होता है। सरकार सार्वजनिक जो कार्य हैं उनमें व्यय बहुत अधिक कर सकती है, जैसे सड़क निर्माण या सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसमें व्यय करना, ये अन्य जो चीज़ें हैं अधिकतम आय के द्वारा ही संभव हो पाते हैं। तो यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय अच्छी है तो डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। चौथा है तुलनात्मक समीक्षा करना सरल। राष्ट्रीय आय के माध्यम से किसी दो देशों के विकास की तुलना करना आसान हो जाता है। यदि किसी देश का जीडीपी बहुत अच्छा है, तेज़ी से ग्रोथ, तो हम समझ सकते हैं कि वह तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, तेज़ी से विकसित हो रहा है। यदि नेशनल इनकम कम होती है या वहाँ के जो संसाधन हैं उनका कम बेदोहन करके आय प्राप्त की जाती है तो निश्चित रूप से उसका विकास कम होगा। अर्थव्यवस्था का सही एवं व्यापक चित्र। राष्ट्रीय आय के माध्यम से विस्तृत जानकारी देश के प्रत्येक क्षेत्र की प्रति व्यक्ति के माध्यम से, प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से उस देश के निवासियों का रहन सहन स्तर और उस देश की जीविका, उस देश की निवासियों की, क्षेत्र विशेष की निवासियों की समस्याओं का पता भी राष्ट्रीय आय के माध्यम से कर लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय का ज्ञान। राष्ट्रीय आय के माध्यम से प्रति व्यक्ति आय को निकाला जाता है, जिसके द्वारा हम उसको बढ़ाने के लिए सोच सकते हैं। उसके लिए लोगों की मदद या आर्थिक सब्सिडी सरकार देने का प्लान बना सकती है। तो राष्ट्रीय आय से ये सब लाभ होते हैं, फायदे होते हैं। अगला नवा है नियोजन में सहायक। नियोजन से तात्पर्य है विकास के लिए सरकार द्वारा योजनाएं बनाना। तो जो राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय की जानकारी प्राप्त करके सरकार देश के भावी विकास के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाती है तथा विकास में अधिक से अधिक योगदान करती है, देश का विकास करने के लिए बहुत अधिक सहयोग देती है तथा निवासियों की अनेक प्रकार से मदद करती है। 10वां संसाधनों का सदुपयोग। यदि राष्ट्रीय आय कम है तो हम पाते हैं कि देश में कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधन या अन्य दूसरे संसाधनों का पूर्णतः विदोहन नहीं हो पाया होता है। तो सरकार इसी ओर अपना प्रयास करती है जिससे संसाधनों का पूर्ण विदोहन हो। तो यदि देश की राष्ट्रीय आय अच्छी होगी तो मानेंगे कि लोगों ने यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का अच्छा विदोहन या अपने लिए अच्छा उपयोग किया है। और यदि राष्ट्रीय आय कम है तो हम समझते हैं कि यहाँ के संसाधनों का विदोहन अभी नहीं किया गया है। थैंक यू।